हेलो माय डियर स्टूडेंट, विनय अकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज आपका जो मैथ का पेपर था, आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। यदि कुछ लोगों का पेपर सही ना भी गया हो तो आप परेशान ना हो और अगले पेपर की तैयारी में लग जाएं। एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं साइंस, जिसमें हम केवल रिवीजन करेंगे। तो पहला जो अध्याय है आपका रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो हम पहले जानने रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। देखो बेटा, कोई भी रासायनिक परिवर्तन, देखो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसे परिवर्तन जिसमें एक नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। और देखो रासायनिक परिवर्तन जो अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लिख सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाला पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और क्या है इसमें, देखो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अपक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें आप कहेंगे उत्पाद। जैसे देखो रासायनिक अपक्रिया को कुछ उदाहरण दिए, जैसे भोजन का पाचन, ये आपका एक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। जो भोजन का पाचन होता है इसे इसमें क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया होती है। श्वसन भी एक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, देखो दहन किसी का भी हो, मैग्नीशियम या फिर ईंधन कुछ भी जलाया जाए वो सब क्या है, रासायनिक अपक्रिया उसमें होती है। ये सब परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन। दही का बनना ये भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें होता क्या है, रासायनिक अपक्रिया होती है। अब देखो कैसे पता करेंगे कोई भी पदार्थ में या कोई कहीं भी रासायनिक अपक्रिया हो रही कि नहीं हो रही। तो उसके लिए कुछ चीजें दी गई आपको। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रेक्षण जैसे दिया गया, इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। जहां पे रासायनिक अपक्रिया होती हैं वहां पे क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा और क्या होगा, गैस में परिवर्तन होगा। अब देखो रासायनिक परिवर्तन को जो प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे रासायनिक, अब देखो देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। देखो रासायनिक अपक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं जिन्हें अभिकारक बोलते हैं, और अपक्रिया के बाद जो प्राप्त होते हैं उत्पाद, उनको क्या करते हैं, प्रतीक के रूप में, उनके प्रतीक चिन्हों में व्यक्त करना या सूत्र के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखो रासायनिक अपक्रिया को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अगर ये संतुलित किया जाता है तो क्यों किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। किसके कारण, द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आप लिख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी पदार्थ, किसी भी रासायनिक अपक्रिया द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आपके पेपर में आ जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आप लिखेंगे किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो भी अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसे आप क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया, सॉरी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखो पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले है संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया आपको पता भी होगा। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, जहां दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कार्बन का दहन या कोयले का दहन, C+O2 क्या बनेगा, CO2। ये कौन सी अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, CO2। ऐसे जल का निर्माण H2+O2 क्या बनेगा, 2H2। अब बहुत सिंपल, आप याद रख लो एक दो ऐसे जिसमें दो या दो से अभिकारक जो होते हैं मिलकर एकल उत्पाद बनाए वो क्या कहलाते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। अब उसका संयोजन अपक्रिया क्या होती है, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहते हैं। ये जो संयोजन अपक्रिया होती है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी होती है। अगर पेपर में आ जाए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे क्या, ऊष्माक्षेपी कौन अपक्रिया है, जिन अपक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, या आप लिख सकते हैं ऊष्मा का भी निर्माण होता है या ऊष्मा भी निकलती है, आप ये लिख सकते हैं। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है या ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे उदाहरण इसका पूछ दे तो आप उदाहरण ये भी लिख सकते हैं, C+O2 क्या बनता है, CO2, और प्लस के साथ क्या लगा दें, हम ऊष्मा लिख दें, क्योंकि कार्बन का दहन होता है तो उसके साथ क्या निकलती है,
ऊष्मा भी निकलती है। तो एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज का दहन आपका दिया गया, इसमें क्या है C6H12O6 और प्लस 6O2, क्या बनता है 6CO2 प्लस H2O, ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई आपकी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो गई। अब आगे आपका पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया। संयोजन का विपरीत होता है वियोजन, आप याद रखना। संयोजन क्या होता है, दो या दो से अधिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में आप उल्टा लिखेंगे, इसमें क्या होगा, एकल अविकारक, मतलब एक अविकारक होगा, टूटकर दो से या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वो होती है आपकी वियोजन अपक्रिया। और जो वियोजन अपक्रिया होती है एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। कैसी होती है बेटा, ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा जो होती है वो ऊष्मा आपकी तीन प्रकार से होती है, या तो सीधे ऊष्मा या गर्मी लेकर, या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक को आप लिएगा इसमें। तो पहला उदाहरण जो लिया गया है, जैसे FeSO4, इसको क्या किया गया, ऊष्मा अर्थात गर्म किया गया, तो क्या बन गया Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस क्या बन गया CO3। या फिर आप सरल से अपना याद रखेंगे CaCO3, अगर उदाहरण पूछा जाए CaCO3, ये क्या होता है, चूना पत्थर। क्या होता है बेटा, चूना पत्थर। इसको अगर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या निकलता है CO2। आप ये याद कर लेंगे, ये सरल अपक्रिया है। CaCO2 CA3 ऊष्मा देंगे, क्या बनेगा CO प्लस CO2। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हमने तो बताया था ऊष्मा जो शोषी अपक्रिया होती है, इसमें तीन प्रकार की ऊष्मा ले सकते हैं, मतलब ऊर्जा लिया जाता है। पहला क्या ऊष्मा है, दूसरा क्या विद्युत वियोजन। जैसे क्या है, जल का अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है 2H2 प्लस O2। और एक होता है प्रकाशी वियोजन। प्रकाशी जैसे कि क्या है, सिल्वर क्लोराइड, अगर इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो इसमें सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, प्रकाशी वियोजन है। अब आपका आ गया ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो पता है ऊष्मा शोषी कौन है, ऐसी अपक्रिया जिनको प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इनके उदाहरण हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो ये आपको दिए गए हैं ये सब ऊष्मा शोषी के हैं। एक किसका दिया गया है, पहले ऊष्मा का दिया गया है, दूसरा विद्युत वियोजन का दिया गया है। विद्युत से अगर पूछा जाए तो क्या है, H2 आप लिख सकते हैं, H2O विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या बन जाता है उसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो ये हो गया विद्युत वियोजन। प्रकाशी वियोजन क्या है, AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उसमें सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। अब देखो आगे पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। देखो बेटा विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक जो अभिकारक होता है, एक अधिक अक्रियाशील तत्व जो कम क्रियाशील तत्व होता है उसकी यौगिक को विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण दिया गया है Fe प्लस CuSO4, क्या बनता है FeSO4 प्लस Cu। अब जो अगली है क्रिया का प्रकार वो है द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इनका होता है आयनों का आदान प्रदान, वहां पे क्या होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ लिया गया है सोडियम सल्फेट SO2 और प्लस BaCl2, उधर क्या बन रहा है, इधर देखो NO2 क्या था, यहाँ पे Na2SO2 था, मतलब सोडियम के साथ क्या था, सल्फेट था, और वहां पे क्या हो गया, बेरियम के साथ सल्फेट आ गया। किसके साथ आ गया, बेरियम के साथ। मतलब इसमें जो सोडियम का सल्फेट था किसके साथ जुड़ गया, बेरियम के साथ, और बेरियम का क्लोराइड किसमें जुड़ गया जाके, बेरियम का क्लोराइड किसमें हो गया, सोडियम में। अर्थात यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अपक्रिया होगी। कौन सी हो गई आपकी, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब आगे आपका आता है उपचयन एवं अपचयन। इस अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं बेटा, ठीक है। उपचयन अपचयन उसे बोलते हैं उपापचय, और इस अपक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। देखो रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं वो कहलाती हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ये पेपर आपके कई बार पूछा जा चुका है, आप याद रखना। अब देखो उपचयन क्या होता है, सबसे पहले दिया गया उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर क्या हो, हाइड्रोजन की हानि हो, वो क्या कहलाते हैं
उपचयन अपक्रिया, जैसे कि दिया गया है यहाँ पे C+O2 क्या बनेगा, CO2, अर्थात कार्बन के साथ यहाँ क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई आपकी, उपचयन अपक्रिया। अब आगे देखें, अवचयन क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, हानि हो, ऑक्सीजन की हानि हो और हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि होती है, वो अपक्रिया क्या कहलाती है आपकी, अवचयन अपक्रिया। जैसे दिया गया उदाहरण CuO और +H2, अर्थात जो कॉपर है उसमें ऑक्सीजन जुड़ा था, उस तरफ क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का हानि हुई है, तो ये कौन सी हो गई, अपचयन अपक्रिया। और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कौन सी है, अपचयन अपक्रिया है। इस अपक्रिया में जो दिया गया है, कॉपर अपचित हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचित, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखो दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव, तो सबसे पहले है संचारण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संचारण और विकृत घनता, ये आपकी 2-2 नंबर से टिप्पणी आती है। तो पहला क्या है, संचारण, तो आप याद रखना बेटा, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, एक परत चढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब क्या है, संचारण के उदाहरण है। अगर पूछा जाए इनका संचारण को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप याद रखना उसके लिए क्या लिखेंगे, यसत लेपन करके हम संचारण को रोक सकते हैं, या फिर क्या करते हैं, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, विद्युत की सहायता से उसमें क्या किसी ऐसी धातु की परत चढ़ा देते हैं जो संचारित जल्दी नहीं होती है। तो आप याद रखना, यसत लेपन, विद्युत लेपन या फिर पेंट करके संचारण को हम बचा सकते हैं। अगला जो है विकृत घनता, अब ये भी याद रखना, विकृत घनता क्या है, जब वसा युक्त पदार्थ को काफी लंबे समय तक रखा जाता है तो क्या होता है, उसकी गंध और स्वाद दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। याद रखना, जब विकृत घनता क्या है, वसा युक्त या तैलीय पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता को रोकने के उपाय क्या है, तो क्या करते हैं उसमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर, या फिर उसमें क्या करते हैं, जो भोजन हो हमारा वायु के संपर्क में डायरेक्ट ना आ पाए, या फिर उसमें वायु से दूर रखकर, या फिर क्या करते हैं, जो पदार्थ है वसायुक्त पदार्थ है उसमें से ऑक्सीजन को निकालकर कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, या फिर उसको क्या करते हैं, शीतलन द्वारा, भोजन को अगर आप देखते हैं रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख देते हैं तो काफी लंबे समय तक बना रहता है। अब देखो जो अगला चैप्टर आपका है वो क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखो बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल क्या है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये नीली लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। और याद रखना जो अम्ल होते हैं इनके जलीय विलयन जो होते हैं H+ आयन देते हैं, इसके अलावा कोई भी धनायन नहीं देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अम्ल क्या है, परिभाषा आ जाए अम्ल क्या है, तो आप लिख सकते हैं अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन केवल H+ धनायन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। याद रखना आप लोग। उसके बाद फिर कुछ अम्ल के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे प्रबल अम्ल क्या है, HCl, H2SO4, HNO3 अम्ल है। दुर्बल अम्ल जो है आपके CH3COH जिससे बोलते हैं एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, आइजेलिक एसिड आदि दिए गए हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं क्षारक। क्षारक क्या है, जिनके जलीय विलयन केवल क्या देते हैं, OH- ऋण आयन देते हैं, इसके अलावा कोई भी ऋण आयन ना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जो क्षारक कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कड़वे। और ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए प्रबल क्षारक के, जैसे NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइज। दुर्बल क्षारक NH4OH आदि आपको दिए गए हैं। अब देखो इसके बाद पढ़ेंगे लवण। लवण क्या है, जो अम्ल तथा क्षारक के परस्पर अपक्रिया कराने पर जो प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सूचक। सूचक क्या है, ऐसे पदार्थ
जो अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो सूचक क्या है? ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ये सूचक कैसे हो सकते हैं? रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन करके, ठीक है, ये आपको प्रदर्शित करते हैं। तो सूचक होते हैं रंगी सूचक या फिर गंधी सूचक। और सूचना के प्रकार जो होते हैं, यहाँ देखो दिया गया सूचक के प्रकार या सूचक का वर्गीकरण। तो सूचक जो होते हैं प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो आप याद रखना प्राकृतिक सूचक कौन है? जो प्रकृति से प्राप्त है, जैसे लिटमस पत्र, आपका दिया गया लाल पत्ता गोभी और हाइड्रोनिजिया पौधे के फूल, हल्दी आदि। ये क्या है? आपके प्राकृतिक सूचक है। और संश्लेषित या फिर कृत्रिम सूचक कौन है? आप याद रखना मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेनिल। आप याद रखना अगर पूछ भी दिया कोई दो कृत्रिम सूचकों के नाम बताओ तो आप क्या लिखोगे? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेनिल। आप ये चीज याद कर लेना। प्राकृतिक सूचक कौन कौन है? लिटमस पत्र, पत्ता गोभी और क्या है? हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी आदि। ये कौन से हैं? प्राकृतिक सूचक। और कृत्रिम सूचक क्या है? मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेनिल आदि। उसके बाद आता है गंधी सूचक। गंधी सूचक कौन है? जो सूचक अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति अपनी गंध में परिवर्तित कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं? गंधी सूचक कहलाते हैं। जैसे कि प्याज और लौंग का तेल, ये कैसे हो गए? गंधी सूचक हो गए। अब आगे पढ़ेंगे अम्ल व क्षारक के प्रकार, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। देखो अम्ल तथा क्षारकों के सबसे पहले रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम इसमें। धातु के साथ अपक्रिया। जो अम्ल होते हैं धातु के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं बेटा? लवण तथा हाइड्रोजन गैस। याद रखना अम्ल जो धातु के साथ अपक्रिया करके क्या देते हैं? लवण तथा हाइड्रोजन गैस। जैसे दिया गया HCl प्लस Zn, तो क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2O। इसी प्रकार क्षारक भी होते हैं जो धातु के साथ अपक्रिया करते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब ये उदाहरण याद रखना NaOH प्लस जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम जिंकेट बनाते हैं। Na2ZNO3 प्लस क्या बनता है? H2। अब देखो बेटा अगर आपके पेपर में आ जाए हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका परीक्षण कैसे कहते हैं, तो इसके लिए परीक्षण के लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम दिया गया है पॉप टेस्ट। कौन सा? पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है? अगर किसी भी रासायनिक अक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो गैस निकल रही उस परख नली के सामने जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है। क्या लाई जाती है? जलती हुई मोमबत्ती। तो उसमें क्या करता है? वो पॉप की ध्वनि के साथ वो जलने लगती है। वो जो गैस होती है कैसी होती है? पॉप के साथ जलने लगती है। इससे पता चलता है उसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। इस टेस्ट को ही बोलते हैं पॉप टेस्ट। फिर आगे देखें, आगे है अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। तो याद रखना जो अम्ल होते हैं धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ ही अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? कौन? अम्ल। क्षारक अपक्रिया नहीं करते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। कौन करते हैं? अम्ल केवल अपक्रिया करते हैं। तो जो पहली रिएक्शन दी गई आपको HCl प्लस Na2CO3 अर्थात अम्ल की किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? धातु कार्बोनेट है। जब इसके साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या बनता है? लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और क्या बनती है? जल प्राप्त होता है। तो याद रखना जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो अम्ल होते हैं धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ ही अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। आप याद रखना जो रिएक्शन आपको जितनी भी दी गई हैं आप इनको याद कर लें, लिख लिख के आप याद करें, इनको लिखें अपने कॉपी में और याद करें। इनका जितना रिवीजन करोगे आप उतना ही आपको सही से याद होंगी। फिर आगे देखो क्या है, आगे आपकी है उदासीनीकरण अपक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी है आपकी पेपर में। उदासीनीकरण अपक्रिया कई बार पूछी गई है। तो आप याद रखना जब अम्ल तथा क्षारक दोनों परस्पर अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। आप याद रखना
जैसे दिया गया आपको क्या, NaOH प्लस HCl और क्या बनाता है NaCl सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक लवण है, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। आगे देखो, अभी क्या पढ़ना है, अम्ल के जो होते हैं धात्विक ऑक्साइड अर्थात धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, जो अम्ल होते हैं धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। याद रखना आप क्या बनाते हैं, लवण और जल। किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ। यदि केवल धातु बोला हो, ऑक्साइड ना लिखा हो, तो अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आप बताएंगे क्या, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर धात्विक ऑक्साइड दे दिया गया है तो आप बताएंगे लवण और क्या बनाएंगे, जल। जैसे रिएक्शन दिया गया CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नहीं केवल है, कॉपर ऑक्साइड है, और किसके साथ HCl हाइड्रोक्लोराइड के साथ अपक्रिया कर रहा है, तो क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। क्या बनना है इसमें, लवण बनना है और क्या बनना है, जल प्राप्त हो रहा है। अब देखो आगे बेटा, अब पढ़ेंगे पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई, जिसे क्या नाम दिया गया है, पीएच स्केल। जहां पीएच में पी होता है वो उसका मतलब होता है पोटेंज या पुषांश, ये जो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। और जो यहाँ H है वो हाइड्रोजन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, किसकी, H की। अर्थात आप बताएंगे पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई, जिसका नाम क्या दिया गया है, पीएच स्केल कहते हैं। अगर पूछा जाए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, तो सबसे पहले क्या है, पौधे एवं पशु जो होते हैं पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जितने भी पशु पक्षी है या पौधे हैं, मनुष्य है, वो सब क्या होते हैं, एक निश्चित परास के बीच कार्य करते हैं। तो दिया गया है हमारा शरीर जो होता है 7.0 से 7.8 लगभग कुछ क्षारीय परास पर काम करता है। और वर्षा को जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम हो जाता है। इस प्रकार की वर्षा क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर आगे मिट्टी का पीएच, तो अच्छी उपज के लिए पौधे एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फसल को एक निश्चित परास के बीच ही अच्छी उत्पादन दे सकती है। तो यदि किसी मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक है तो किसान हम उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। तो क्या होगा, इसमें जो मिट्टी का पीएच मान है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, जिससे फसल अच्छे प्रकार से उत्पादन देगी। और हमारे पाचन तंत्र में पीएच का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में जो होता है उधर में क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उत्पन्न होता है, जो पाचन में सहायता कराता है। और पीएच जो होता है ये कारण क्या बनता है, दंत क्षरण का कारण भी बनता है पीएच। यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा, दांत हमारे छहने लगते हैं, अर्थात क्षय आरंभ हो जाता है, दांत का कैसा होने लगता है, वो कमजोर होने लगते हैं। और क्या होता है, कुछ जो जीव हैं पशु पौधे भी क्या करते हैं, ये कुछ पीएच मान अर्थात अम्लों का उपयोग करके अपनी आत्मरक्षा के लिए उपयोग करते हैं का। जैसे मधुमक्खी डंक अम्ल छोड़ता है, और कुछ जैसे नेटल एक पौधा होता है ये भी क्या करता है, मैथनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमें जलन या दर्द का अनुभव होता है। अब आपका आ गया साधारण नमक के रसायन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे तो 100% एक क्वेश्चन आपका आना है, याद रखना बेटा। साधारण नमक के जो रसायन है इससे इसमें क्या क्या रसायन प्राप्त होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूड़, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें एक ना एक प्रश्न आपका पेपर में जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं। अगर पेपर आ जाए क्लोर क्षार अपक्रिया क्या है तो आप क्या लिखोगे, जब सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अपक्रिया भी कहते हैं। इस अपक्रिया को आप याद कर लेंगे, जो अपक्रिया ये आपको दी गई है। अब आगे देखें क्या है फिर उसके बाद, व्यंजक चूर्ण। तो व्यंजक चूर्ण क्या है, जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने में CaOH के होल्टवाइज में कौन सी गैस,
क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। और इसका उपयोग अगर पूछा जाए तो उपयोग कहाँ कहाँ होता है विरंजक चूर्ण का, आप उपयोग और बनाने की विधि दोनों याद रखेंगे, दोनों आप ये समझ लो, रट लो बिल्कुल। तो उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती व विलेन की जो लिलेन होता है व्यंजक के रूप में, व्यंजक देखो क्या होते हैं, व्यंजक वो होते हैं जो उसमें कलर उड़ा देते हैं। तो आप याद रखना व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, सूती वस्त्र उद्योग में व्यंजन के रूप में, कागज फैक्ट्री, लकड़ी के मज्जा में व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु नाशक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब आगे जो है आपका साधारण नमक का जो पदार्थ है वो है आपका बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। इसको देखो कैसे प्राप्त करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड तो आपका दिया गया है NH4Cl NH3, देखो बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस, NH3 क्या है, अमोनिया गैस, जब इसका प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। क्या है ये आपका, बेकिंग सोडा। इसका उपयोग कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। इस क्रिया में उत्पन्न जो CO2 होती है वो क्या होती है, पाव रोटी, केक या खमीर को, या अर्थात आप लिख सकते हैं, पूरा ना लिख के आप लिखेंगे इसमें, इससे भोजन को स्पंजी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और एंटी एसिड, अगर आपको क्या है, पेट की अम्लता बढ़ जाती है तो इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब देखो आगे आता है आपका धोने का सोडा। देखो बेटा जो धोने का सोडा होता है ये बेकिंग सोडे से ही बनाया जाता है। बेकिंग सोडा क्या था, NaHCO3 था। इसको क्या करते हैं, जब NaHCO3 को गर्म करते हैं तो उसमें क्या बनता है, Na2CO3 प्लस क्या निकल जाता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। और क्या प्राप्त होता है, Na2CO3। अब उसका क्या करते हैं, पुनः NO2 जो CO3 होता है उसका जल का क्रिस्टलीकरण कर दिया जाता है। उसमें क्या, Na2CO3 प्लस 10H2O, क्या प्राप्त हुआ, Na2CO3 इंटू 10H2O, यही क्या है आपका धोने का सोडा है। इसका उपयोग देखो बेटा कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग बोरेक्स उत्पादन में किया जाता है। और कहाँ करते हैं, घर की साफ सफाई जो, उसमें भी इस साबुन का उपयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका दिया गया है CaSO4 1/2 क्या होता है, H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, आप याद रखना। इसको देखो कैसे बनाते हैं, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, जल के अणुओं को त्याग कर देता है। जिप्सम क्या होता है, इसी प्रकार का होता है, उसमें क्या होता है CaSO4 इंटू यहाँ पे 1/2 है, वो होता है 2H2O। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यदि पुनः हम क्या करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला दें, जल मिला दें, क्या मिला दें, जल, तो क्या बन जाता है, वो पुनः जिप्सम बन जाता है। जिप्सम जो होता है एक कठोर पदार्थ होता है। ये जब इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिला देते हैं, पीओपी तो आप जानते होंगे, घर में जो प्लास्टर वगैरह का उपयोग में आता है वो पीओपी होता है। उसमें जब जल मिला देते हैं वो किसमें चेंज हो जाता है, वो जिप्सम में चेंज हो जाता है। अगर इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग कहाँ होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। अब जो आगे एक पॉइंट है वो है क्रिस्टलन का जल। ये क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिया गया, CuSO4 इंटू 5H2O। तो यहाँ पे जो 5 हैं, यहाँ क्रिस्टलन के जल कितने हैं, 5 अणु हैं। ऐसे नीचे इसमें कितने हैं, 10H2O लिखा, मतलब 10 जल के अणु हैं। और उसके नीचे CuSO4 इंटू 2H2, ये क्या है, ये जिप्सम है आपका। इसमें कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।